हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। यार, इससे पहले की जो भी क्लास एंशिएंट हिस्ट्री में हो चुकी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। एंड या तत्पश्चात इस क्लास में हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे उसे एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा या जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा क्या, महाजनपद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? महाजनपद की बात करेंगे। इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि यार अगर यहां से किसी भी प्रकार का महाजनपद, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो वो हमारा जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से इस पूरे टॉपिक को या चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास पहले अटेंड कर लीजिएगा आप लोग, एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में अपना माहौल हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस महाजनपद में कि यार यहाँ की कंडीशन क्या थी या महाजनपद वगैरह हमारा क्या होता है। तो यार स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक नए जोश और उल्लास के साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम यार ये जान चुके हैं इससे पहले की क्लास में कि हमारे कुछ कबीले होते थे, छोटे छोटे यार कबीले टाइप होते थे। उन कबीलों में यार जब कुछ परिवारों का समूह या उनका जब विस्तार होता था तो यार क्या करते थे हम लोग कि उसको हम जन बोल देते थे या गांव टाइप में बोलते थे। और जब वही गांव या ग्राम का विस्तार होता था तो हम उसको जन बोलते थे। और जब उस जन का विस्तार होता था या उन परिवारों के समूहों में बढ़ोतरी होती थी तो वो जो जन होता था वो जनपद कहलाता था। एंड यार जब उस जनपद में कुछ परिवारों के समूह को यार जोड़ दिया जाता था या जब उसकी बढ़ोतरी होती थी परिवारों के समूह के द्वारा तो वो महाजनपद के नाम से भी हम जानते हैं। तो वही बात करेंगे हम महाजनपदों की। ठीक है, तो यार आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि महाजनपद हमारा क्या होता है। फिलहाल में जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे यार वैसे वैसे हम सारी चीजों को एवं जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें यार हम लोग ये भी जान चुके हैं कि लोहे की खोज हो जाती है जब, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। अब आर्थिक प्रगति में तो परिवर्तन आता ही है, आर्थिक प्रगति के साथ में जाहिर सी बात है यार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, तो सामाजिक व्यवस्था में भी क्या होगी, परिवर्तन आना लाजमी है। ठीक है, और जैसे ही हमारा सामाजिक यानी सोशल कंडीशन में हमारा चेंजमेंट देखने के लिए मिलता है तो ये भी बात लाजमी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी क्या होगा, चेंजमेंट होगा ही होगा, ये बात निश्चित है। तो जैसे ही लोहे की खोज होती है वैसे ही यार आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, और जैसे ही आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। एंड जैसे ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है, समाज में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, तो उस समाज के साथ साथ वहां की जो राजनीतिक स्थिति है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें भी हमारा परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी कंडीशन को या इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये जो हमारे कबीले होते थे, ये कबीले क्या होते थे, इनकी बढ़ोतरी हुई या इनकी विस्तार हुआ, कबीले का विस्तार हुआ तो जन बना, जन का विस्तार हुआ,
जनपद बना एंड यार जनपद का विस्तार हुआ तो महाजनपद का निर्माण हमारे हो जाता है। ठीक है, एंड यार इस महाजनपद का जो निर्माण होना शुरू होता है वो यार आई थिंक 6ठी शताब्दी के आसपास आकर के ये सारा सिस्टम शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले यार हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़ी, यानी वैदिक काल पढ़ा, पूर्व वैदिक काल पढ़ा एंड उसके पश्चात हमने उत्तर वैदिक काल का अध्ययन किया, जिसमें से हम लोगों ने यार कम से कम 1600 बीसी से लेकर के यार 600 बीसी तक का अध्ययन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो वो सारा सिस्टम वहीं पे समाप्त हो जाता है और जैसे ही उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है यानी लेटर वैदिक पीरियड हमारा एंड होता है, तो जस्ट उसी के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, महाजनपदों का निर्माण होना हमारे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को यार हम पकड़ चुके होंगे। ठीक है, और जैसे ही यार हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी जाना था कि 6वीं शताब्दी आते आते या उत्तर वैदिक काल का जब समाप्ति होता है या समापन की स्थिति में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यार इसमें ये होता है कि नए नए धर्म जो होते हैं वो सामने उभर करके आने लगते हैं। आई थिंक यार मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे मतलब नए नए धर्मों से ये तात्पर्य है कि हमारे जैसे हो गया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्योंकि यार उस समाज की जो कंडीशन थी वो काफी बदल चुकी थी, तो इस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए नए नए धर्म हमारे उभर करके आ रहे थे, जिनको हम जैन एवं बौद्ध धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन धर्मों के साथ साथ हमारी जो प्राचीन धर्म थे वो समाप्त नहीं हुए थे एकदम से, वो एकदम समाप्त नहीं होते हैं, वो भी हमारे महत्व में होते हैं, लेकिन जैन एवं बौद्ध धर्म का महत्व हमारे अधिक होता है। ठीक है, लेकिन जो प्राचीन धर्म थे उनको हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं और वही हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यार इतनी सारी चीजें हम लोगों ने समझी होगी, तो इसमें यार हमको ज्यादा जानना कुछ नहीं है, जो जानने योग्य बातें होंगी वो हम यहाँ पे अपने टॉपिक के साथ में क्या करेंगे, बोर्ड पे लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम समझ गए होंगे। देखते हैं इसी में कि जैसे ही लोहे की खोज होती है, जैसे ही लोहे की खोज होती है तो क्या होता है तो आर्थिक स्थिति में क्या होता है, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे ही इस आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है तो सामाजिक स्थिति भी हमारी क्या होती है, बदलती है। सामाजिक स्थिति भी क्या होती है, बदलती है। सामाजिक स्थिति भी बदलती है और जैसे ही इस सामाजिक स्थिति में बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है यार कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी उसमें भी चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी चेंजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी क्या होता है, बदलाव देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे ही इस पूरे के पूरे समाज में
जो भी हमारी राजनीतिक स्थिति है वो बदलती है। तो यार इस पूरे महाजनपद में हमको जो अध्ययन करना है वो यही करना है कि ये सारा सिस्टम यहाँ पे क्या होता था। एंड देन यार क्या होता है, देन द फॉर्मेशन ऑफ जनपदा इन 6 बीसी या 600 बीसी में हमारे क्या होता है, महाजनपद का निर्माण होना क्या होता है, देन द स्टार्टेड ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ द महाजनपदा इन 600 बीसी। ठीक है, तो 600 बीसी में क्या होता है, महाजनपद का निर्माण हमारे आरंभ हो जाता है और इसी में उदय होता है, इसी के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म। तो यार राजनीतिक स्थिति के साथ साथ हमारी धार्मिक कंडीशन भी क्या होती है, चेंज होने लगती है महाजनपद के समय में। यहां से एक तथ्य हमको समझ में आता है, क्या एक तथ्य ये मिलता है कि यार इससे पहले की जो हमने क्लासें अटेंड की थी या जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े या जिनका अध्ययन किया हम लोगों ने, वहां पे यार ये सारा सिस्टम नहीं होता था। वहां पे क्या होता था कि केवल यहां पे केवल आर्थिक कंडीशन में चेंज होने से पूरा का पूरा माहौल बदल गया। कैसे कि यार अर्थव्यवस्था बदली तो सामाजिक व्यवस्था बदली, राजनीतिक व्यवस्था बदली और इस राजनीतिक परिवर्तन के चेंज होने के साथ साथ पूरा का पूरा धार्मिक कंडीशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक लोहे की खोज ने यार इतने सारे माहौल को क्या कर दिया, यहां महाजनपद के आते आते सारा माहौल इस लोहे की खोज ने क्या कर दी, गर्म कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, समझनी है। एक फिगर के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा और बेहतरीन रूप में समझते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि पहले हमारा ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कबीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कबीला। उसके पश्चात ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जन बोलते हैं। यही जन जब और विस्तार में आता है तो इसको हम लोग जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनपदा के नाम से जानते हैं। एंड इसी में जब और हम लोग क्या कर देते हैं, इन्हीं के समूहों को और बढ़ा देते हैं तो ये हमारा महाजनपद का निर्माण हो जाता है, महाजनपद का निर्माण हमारे होता है। तो बेसिकली याद करने का जो भी तरीका है, इस तरीके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हम और बात करें तो यार ये तथ्य ये भी आता है कि जो भी हमारे ये नए धर्मों का उदय हो रहा था, इनमें यार जैन और बौद्ध ग्रंथों से हमको महाजनपद के होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे हमारे स्थान हैं या इंडिया में ऐसे कौन कौन से हमारे स्थान हैं जहां पे महाजनपद के होने का साक्ष्य हमारे प्राप्त होता है। तो इसका जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो पूर्णतः जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो जैन ग्रंथों से प्राप्त होता है, बौद्ध ग्रंथों से महाजनपदों, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से महाजनपदों के होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। साक्ष्य क्या होता है, प्राप्त होता है या प्रमाण मिलता है। अब जो ये बौद्ध ग्रंथ थी, बौद्ध ग्रंथ इसको यार हम लोग क्या बोलते हैं,
बौद्ध ग्रंथ जो भी है हमारी, इसको हम लोग अंगुत्तर निकाय के नाम से भी जानते हैं। इस अंगुत्तर निकाय से हमको महाजनपद के होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। और कितने महाजनपदों के होने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो वो 16 महाजनपदों के होने का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो हमारे बौद्ध ग्रंथ के किससे? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ की एक पुस्तक है जिसमें से हमको 16 महाजनपदों का प्रमाण मिल जाता है। 16 महाजनपदों का 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। एंड इसी के साथ साथ यार जो हमारी क्या है, जैन ग्रंथ है, जैन जो ग्रंथ है उसका नाम है हमारा भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। इसमें से भी हमको क्या होता है? 16 महाजनपदों का 16 महाजनपदों का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यार ये चीजें हम जान गए कि जो भी हमारी क्या थी, जो भी हमारे नए धर्म उदय हुए उनकी यार हमारी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें से हमको साक्ष्य देखने के लिए मिल जाता है कि 16 महाजनपद हमारे ऐसे कौन से थे और इंडिया के किस स्थान पे या ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां से ये 16 महाजनपदों का प्रमाण हमारे मिल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमको क्या करने हैं? याद रखने हैं। बेसिकली दोनों में अंतर कुछ नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों सेम ही, लेकिन ये दो अलग अलग धर्मों की बात यहाँ पे की गई है, तो ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एंड इसी में अगर और बात करें तो ये जो महाजनपद होता है ये यार हमारे धीरे धीरे क्या होते हैं, इनका भी प्रभाव या इनका प्रभुत्व होना स्टार्ट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ तो महाजनपदों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसमें से ये अपने आप में संघर्ष की स्थिति में क्या होते हैं, विकसित होने का प्रयास करते हैं, या अपने आप में ये जो 16 महाजनपद थे इनमें जो राजा हुए वो अपने अपने राज्य को या साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो इस संघर्ष की स्थिति में यार हमारे ये महाजनपदों का निर्माण स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसी में कुछ अन्य जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनकी। देखते हैं इसी में ये जो महाजनपद है हमारे, यहाँ पे यार दो प्रकार की व्यवस्था देखने के मिलती थी। दो प्रकार की व्यवस्था, कैसी व्यवस्था थी कि यहाँ पे जो राजनीतिक कंडीशन थी या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो यार 2 टाइप्स का देखने के लिए मिल जाता था, यानी 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक था हमारा राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। एंड दूसरा था लोकतंत्र। लोकतंत्र। ये 2 व्यवस्थाएं हमको महाजनपद में सर्वप्रथम देखने के लिए मिलती है। इससे पहले हमको केवल और केवल राजतंत्र ही देखने के लिए मिलेगा, लोकतंत्र देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, राजतंत्र से तात्पर्य क्या है कि राजतंत्र से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे कबीले होते थे या जो भी हमारे जनपद या जो ये महाजनपद होता था इसमें यार केवल राजा का ही प्रभुत्व होता था, यानी राजा ही शासन करेगा। एंड उसके पश्चात राजा का जो आगे आने वाला वंश होगा वो शासन करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग राजतंत्र के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो लोकतंत्र होता है ये सबसे बड़ी विशेषता है। यार आज भी
हम लोकतंत्र वाले देश में रहते हैं, एक तरीके से लोकतांत्रिक देश है हमारा। लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है कि इसमें कोई अकेला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। अकेले व्यक्ति से तात्पर्य यह है कि यार इसमें तो राजा की मनमर्जी चलती थी राजतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र में राजा की मनमर्जी नहीं चलती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में किसी ग्रुप द्वारा या किसी संघ के माध्यम से या समूह के माध्यम से हमारा जो शासन व्यवस्था है वो चलाई जाती है, या उसके माध्यम से हमारा एक राजा चुना जाता है या प्रतिनिधित्व चुना जाता है, जिसको यार वो बागडोर सौंपी जाती है पूरे के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। तो इसमें संघ के माध्यम से, समूह के माध्यम से या गण के माध्यम से शासन किया जाता था। इसी को हम लोग लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीजें हमको याद रखनी है। इसके पश्चात यार अगर इतनी सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं तो हम बात करते हैं, अभी जो हम लोगों ने बात की थी कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, उन 16 महाजनपदों में देखते हैं पूरे के पूरे इंडिया में हमारे ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पे क्या होता है कि 16 महाजनपदों का हमारे उदय होता है। बात करते हैं 16 महाजनपदों में, जो हम बात करते हैं वो हम ये बात करते हैं कि इनका जो उदय होता है वो उत्तर भारत में, यानी महाजनपदों का जो उदय होता है वो कहां होता है, तो उत्तर भारत में। कहां पे? उत्तर भारत में। एंड उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत में। कहां पे? मध्य भारत में। एंड मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी हमको एक दो महाजनपद देखने के लिए मिल जाते हैं मध्य भारत में। अब अगर इतनी चीजें समझ गए हम, तो ये देखते हैं कि इन सारे एरियाज में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जहां पे महाजनपदों का साक्ष्य हमारे मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं वो एरियाज हमारे या वो क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बिहार वाला क्षेत्र। कौन सा? बिहार का क्षेत्र। यहां पे हमको महाजनपदों के होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। एंड बिहार के साथ साथ हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से भी हमको महाजनपदों के साक्ष्य क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। एंड राजस्थान यहां से भी हमारे जो भी पुरातत्वविद लोग थे या जो भी इतिहासकार थे, उनको यार राजस्थान से भी क्या होता है? प्रमाण देखने के लिए मिल जाता है महाजनपदों का। एंड आता है इसके पश्चात मध्य प्रदेश। क्या आता है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से भी हमको साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका? इन महाजनपदों का, कि यहाँ पे यार हमारे महाजनपदों का उदय हुआ था, या इन सारे क्षेत्रों में हमको महाजनपदों के होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। मैंने बताया उत्तर भारत में और मध्य भारत में, तो उत्तर भारत और मध्य भारत तो हो गया, लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत भी लिखा है। हमको अगर दिख रहा हो तो दक्षिण भारत में भी हमको यार एक राज्य देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग आंध्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश। यहां से भी हमको एक अस्मक नाम का महाजनपद देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें समझ चुके हैं तो यार बात करते हैं कि इन सारे क्षेत्रों में, यानी बिहार के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एंड आंध्र प्रदेश में हमारे कौन कौन से महाजनपद उदय होते हैं,
उनके नाम कौन कौन से हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण महाजनपद हमारे उभर करके सामने आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उन महाजनपदों के बारे में। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम समझ चुके हैं। देखते हैं सबसे पहले बिहार के क्षेत्र में जो हमारे महाजनपद उभर करके सामने आते हैं, उसमें सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा मगध महाजनपद की। किसकी? मगध महाजनपद। एंड दूसरी बात करेंगे अंग महाजनपद की। एंड तीसरी बात करेंगे इसी में जो अंग के पश्चात आता है वो कौन सा आता है? वज्जी महाजनपद। क्या आता है? वज्जी महाजनपद। इसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। इससे यार काफी क्वेश्चन भी बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। एंड इसी के पश्चात उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे महाजनपद आते हैं उसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी? काशी महाजनपद की। काशी के बाद आता है कौशल। क्या आता है? कौशल महाजनपद। एंड कौशल के पश्चात अगर और बात करें तो आता है मल्ल महाजनपदा। ठीक है, मल्ल महाजनपदा। एंड मल्ल के पश्चात अगर और बात करें तो मल्ल के पश्चात अगर और बात करूं मैं तो इसी में आता है हमारा वत्स महाजनपद। वत्स के बाद कुरु महाजनपद या जनपदा। कुरु के बाद पांचाल महाजनपदा। पांचाल के पश्चात अगर और बात करें इसी में तो हमारा आता है क्या? सुरसेन महाजनपदा। सुरसेन के पश्चात और जो हमारा एक लास्ट आता है इसी में वो आता है चेदी। ये नाम सुना होगा, चेदी महाजनपदा की बात करेंगे। चेदी महाजनपद। तो ये थे हमारे कुछ क्या? ये थे हमारे कहां से रिलेटेड? यूपी से रिलेटेड। यूपी में इतने सारे महाजनपदों का उदय हमारा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एंड इसी में अगर राजस्थान की बात करूं मैं, राजस्थान की, तो यहां से हमको एक क्या प्राप्त होता है? एक महाजनपद प्राप्त होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते हैं। मत्स्य महाजनपदा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये राजस्थान में मत्स्य है, यूपी में वत्स है। ये वत्स और मत्स्य में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी एक हमारा महाजनपद उदय होता है जिसको हम लोग अवंती बोलते हैं। अवंती महाजनपद के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ये भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है अवंती महाजनपद। ठीक है, इसी में हमारा एक शासक होता है जिसको हम लोग चेचक करके हमारा एक शासक होता है जिसकी हमारा जब वो बीमार पड़ता है तो बिंबिसार के मतलब दरबार में एक हमारा राजवैद्य रहता था
जिसको हम लोग जीवक के नाम से जानते हैं, तो वो यार इनका क्या करता है, इलाज करता है। खैर वो बात की बात है। एंड इस आंध्र प्रदेश में भी हमको एक महाजनपद देखने के लिए मिलता है, जिनको हम लोग अस्मक बोलते हैं। अस्मक महाजनपद के नाम से भी जानते हैं, अस्मक महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल में इतने सारे महाजनपदों को हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। एंड इसी के पश्चात यार ये तो थे हमारे कुछ, ये 14 हुए होंगे आई थिंक, गिन लेना, उसके पश्चात पढ़ना। और 2 हमारे ऐसे महाजनपद थे जो इंडिया के बाहर पाए गए, यानी वर्तमान की स्थिति से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इंडिया के बाहर, लेकिन उस समय वो जो महाजनपद थे वो इंडिया के अंतर्गत ही क्या होते थे, आते थे। तो इसी कारणवश वो भी हमारे महाजनपदों की सूची में क्या है, शामिल है। तो इंडिया के बाहर कौन कौन से थे, इंडिया के बाहर था हमारा एक गांधार महाजनपद। क्या था, गांधार महाजनपदा, गांधार महाजनपद। एंड गांधार के साथ कंबोज, क्या आता है, कंबोज महाजनपदा, कंबोज महाजनपदा। ये दोनों महाजनपद ऐसे हैं जो कि इंडिया के बाहर हमारे क्या हुए, इनके होने का प्रमाण हमको क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो इतनी सारे महाजनपदों को और ये किन किन क्षेत्रों में इनका उदय हुआ, ये यार सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। इसी में से एक एक करके हम बात करते हैं कि कौन से महाजनपद की क्या खासियत थी और इनमें या इनकी जो राजधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं। फिलहाल में हम वही बात करेंगे जो प्रश्न बनता है यार, यहां से प्रश्न हमेशा बनता है। पिछले साल के अगर प्रश्न या प्रश्न पत्रों का अध्ययन हम करेंगे तो यार वहां पे हमको इस चैप्टर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन इस महाजनपद से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसी में बिहार क्षेत्र के महाजनपद में सबसे पहले मगध महाजनपद की। देखते हैं इसी में बिहार क्षेत्र में फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदा, महाजनपदा इन एरिया ऑफ बिहार, एरिया बिहार में, यानी बिहार क्षेत्र में जो भी हमारे महाजनपदों का उदय हुआ उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मगध, मगध महाजनपद की, महाजनपद, मगध महाजनपद। इसमें यार क्या होता है, मगध महाजनपद में यार ये जो मगध महाजनपद है ये सबसे उस समय में सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में हमारा ये मगध महाजनपद ही गिना जाता था। उस समय काफी सारी कंडीशनें थी, काफी सारे राजा भी यहाँ पे हुए। तो यार इस कारणवश सबसे जो सामने शक्तिशाली महाजनपदों में जो उभर करके आता है वो आता है मगध महाजनपद। और उस समय जो इसकी राजधानी थी, राजधानी क्या थी, इसके अगर स्टेट की बात करें तो राजधानी जो थी वो थी गृहब्रज। क्या थी, गृहब्रज थी, गृहब्रज। एंड प्रारंभिक राजधानी क्या थी,
प्रारंभिक राजधानी थी हमारी गृहब्रज एंड प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। ये हमारी प्रारंभिक राजधानी थी। एंड यार इसी मगध महाजनपद में अगर और बात करें तो इसका जो क्षेत्र था, अगर वर्तमान की स्थिति से बात करें तो दक्षिण वाला जो बिहार का पोर्शन है, यानी दक्षिण बिहार के पोर्शन में हमको ये मगध महाजनपद का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगर इतने से संतुष्टि नहीं हो रही तो वर्तमान स्थिति में बात करें तो वर्तमान में पटना और गया के बीच का जो क्षेत्र है, पटना एंड गया के बीच का जो क्षेत्र है वो यार मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था, या इस बीच के एरिया में मगध महाजनपद का क्या होता है, उदय हमारा होता है। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में मगध महाजनपद का नाम पहले आता है। एंड इसी के पश्चात जो हम सेकंड बात करेंगे वो बात करेंगे अंग महाजनपद की। किसकी? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद में फिलहाल में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब सबसे पहले ये मगध वगैरह आता है और ये महाजनपद तो थे लेकिन उतना फेमस नहीं थे या उतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी महाजनपदों की सूची में इनको याद रखा गया है। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तो इसकी राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। और इसका जो विस्तार था, यानी अंग महाजनपद का जो विस्तार था, ये था हमारा बिहार के भागलपुर में। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आधुनिक बिहार के भागलपुर में ये अंग महाजनपद का हमारे क्या होता है, एरिया हमारा देखने के लिए मिल जाता है या इसका उदय देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के पश्चात और बात करें बिहार से रिलेटेड तो बिहार में हमारे एक और महाजनपद आता है जिसको हम लोग वज्जी क्या बोलते हैं, वज्जी महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। ये वज्जी महाजनपद भी काफी इंपॉर्टेंट था उस समय। क्यों? क्योंकि ये वज्जी महाजनपद ये एक जनपद से नहीं बना था, ये कुल मिलाकर के 8 जनपदों का समूह था। यानी एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि 8 जनपदों के समूह को मिला करके एक जनपद बनाया गया, जिससे हमारा एक महाजनपद का निर्माण होता है और उसको हम लोग वज्जी महाजनपद के नाम से जानते हैं। और फिलहाल में मैं क्लास अटेंड करूंगा बिहार स्पेशल के लिए भी, तो वहां पे हम लोग बिहार स्पेशल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि यार वो 8 जनपद हमारे कौन कौन से थे। फिलहाल में इस चैप्टर पे ही यहाँ पे हम फोकस करते हैं। जब बिहार के लिए पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल के लिए, तो हम लोग यार वहां पे उन सारी टॉपिकों को भी कवर करेंगे बाकायदा। ठीक है, इस वज्जी महाजनपद में अगर हम बात करें तो 8 जनपदों का क्या था, समूह था, यानी कमेटी ऑफ 8 महाजनपदा या 8 जनपदा एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ वज्जी महाजनपद, देन द फॉर्मेशन ऑफ वज्जी महाजनपदा क्या बोलते हैं, वज्जी महाजनपदा के नाम से भी जानते हैं। ये 8 जनपदों का क्या था, ये मेरे शेरों अगर बोले तो क्या था, ये था हमारे 8 जनपदों का समूह। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी हमारी लिच्छवी। क्या थी? सॉरी, लिच्छवी नहीं, वैशाली। क्या थी? वैशाली।
इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली। और इसी में यार अगर बात करें इसका विस्तार कहां से कहां तक था, तो हम लोग अगर बात करें तो अगर उत्तर बिहार में चले जाएंगे ना, यानी नॉर्थ बिहार में, तो वहां पे त्रिभुत्व मंडल का कुछ क्षेत्र हमारे पाया जाता है, जिसको हम लोग मिथिला के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में काफी प्रचलित है मिथिला वाला क्षेत्र। तो उसी मिथिला वाले क्षेत्र में हमको यार ये वज्जी महाजनपद का विस्तार देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। लेकिन और बात करें, ये जो मज्जी महाजनपद था, पूरे विश्व में अगर बात करें तो पहली बार लोकतंत्र यही स्थापित होता है। ये बात भी हमको याद रखनी है कि पहली बार हमारे पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में पहली बार जो लोकतंत्र स्थापित होता है वो हमारा वज्जी महाजनपद में होता है। और इस वज्जी महाजनपद में जो हमारा सबसे प्रमुख जनपद था, या सबसे प्रमुख जनपद के रूप में उभर करके आता है, या जिस जनपद में सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित होता है, वो था हमारा लिच्छवी जनपद। कौन सा? लिच्छवी जनपद। और उसी लिच्छवी जनपद में यार सबसे पहले लोकतंत्र हमारे स्थापित होता है। और उस लिच्छवी महाजनपद की भी जो राजधानी थी वो हमारी वैशाली ही थी। क्या थी? वैशाली ही थी। तो इतनी सारी चीजें हमको बिहार से रिलेटेड क्या करना है, याद रखना है कि बिहार में हमारे कौन कौन से महाजनपदों का उदय होता है, और उन महाजनपदों की क्या विशेषता थी, और उनकी क्या राजधानी थी, और किस क्षेत्र में या बिहार के किन किन क्षेत्रों में उनका उदय या उनका साक्ष्य इतिहासकारों को क्या हुआ है, बाकायदा प्राप्त हुआ है। एंड इसी के पश्चात अब जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं यूपी में पाए गए जो भी हमारे साक्ष्य है महाजनपदों के, उनकी बात हम यहां पे करते हैं। देखते हैं इसी में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे महाजनपदा इन यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इस उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे महाजनपद थे उनको देखते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे काशी महाजनपदा की, महाजनपदा की, काशी महाजनपद। यार काशी बड़ा ही फेमस है यूपी में, और इससे पहले यार अभी फिलहाल में एक मंदिर का निर्माण भी हुआ है जिसमें मोदी जी ने शिलान्यास भी किया था, तो उससे आप बाकायदा रूबरू होंगे, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो काशी था ये यार प्राचीन समय से ही हमको देखो यहाँ ये साक्ष्य मिल गया कि प्राचीन समय से ही ये काशी जो नगरी है ये काफी प्रसिद्ध स्थली थी, ठीक है, जिसके प्रमाण हमको इतिहास में बाकायदा देखने के लिए मिल जाता है। काशी में इसकी जो राजधानी थी वो थी हमारी क्या? वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। इस वाराणसी में काशी का क्या था? साक्ष्य प्राप्त होता है काशी महाजनपद का, जिसकी राजधानी हमारे वाराणसी में देखने के लिए मिल जाती है। और इसका प्रेजेंट टाइम में बात करें जो इसका विस्तार था तो वो काशी में ही था, ठीक है। एंड इसी के पश्चात आता है कोशल महाजनपद, कोशल महाजनपदा, कोशल महाजनपद।
ये भी फेमस था, लेकिन उस तरीके से फेमस नहीं था, लेकिन फिर भी इसको महाजनपदों की सूची में शामिल कर दिया हमारे इतिहासकारों ने। यार इतिहासकारों ने क्या कर दिया, उनके मन मर्जी में थोड़ी ना था, साक्ष्य प्राप्त हुआ इस कारणवश उन्होंने किया। तो इसका जो प्रमाण हमको मिलता है वो कहां से मिलता है, तो वो हमारा मिलता है अयोध्या से। कहां से, कोशल महाजनपद अयोध्या से। अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या में यार ये भी हमारा एक और स्थान पर जाता है। अयोध्या में ही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैजाबाद के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फैजाबाद के नाम से जानते हैं। इस फैजाबाद में हमको कोशल महाजनपद का साक्ष्य क्या होता है, मिल जाता है। एंड इसी में अगर इस कोशल महाजनपद से रिलेटेड बात करें कि इसकी जो राजधानी थी, तो इसको यार दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दो पार्ट में कैसे, कि एक था हमारा मतलब उत्तरी कोशल एंड एक था दक्षिणी कोशल। तो उत्तरी जो कोशल था उसकी राजधानी थी हमारी साकेत, और जो दक्षिणी कोशल था उसकी राजधानी हमारी थी श्रावस्ती। तो इसकी दो राजधानियां थी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, एक था नॉर्थन, क्या, नॉर्थन कोशल, एंड दूसरा था हमारा साउथर्न, साउथर्न कोशल। अब इसी में जो नॉर्थन कोशल था उसकी राजधानी थी साकेत, क्या थी, साकेत। एंड जो दक्षिणी हमारा कोशल था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती थी। तो ये कोशल महाजनपद से रिलेटेड सिस्टम था, ठीक है। एंड इसी में हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं मल्ल महाजनपद की। मल्ल, मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। ये जो मल्ल महाजनपद था ये भी यार काफी फेमस था, फेमस था। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे हमारा ये मल्ल महाजनपद इस कारणवश फेमस था क्योंकि जो हमारे बुद्ध हैं, इस चैप्टर के बाद हम बुद्ध का चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे बुद्ध थे ना, ये मल्ल महाजनपद में जो भी हमारा है ये, यहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। किसका, गौतम बुद्ध का। और ये जो महापरिनिर्वाण है इसको क्या बोलते हैं, तो ये यार बौद्ध धर्म की भाषा है हमारी। महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही बुद्ध के लिए ये शब्द यूज किया गया था, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मल्ल महाजनपद। इसका जो स्टेट थी या जो राजधानी थी हमारी, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। कहां पे, देवरिया वाले क्षेत्र में हमको ये मल्ल महाजनपद का साक्ष्य क्या होता है, प्राप्त होता है। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी थी हमारी कौन सी, कुशीनगर, क्या थी, कुशीनगर। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और इसमें हम लोगों ने यार पहले ही जाना कि ये इस कारणवश फेमस था कि मतलब बुद्ध का यहाँ पे क्या होता है, महापरिनिर्वाण हमारे होता है। और ये भी वज्जी महाजनपद की तरीके यहाँ पे भी हमारा लोकतंत्र देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं वत्स महाजनपद की। वत्स महाजनपदा, वत्स महाजनपद। इस वत्स महाजनपद का जो भी हमारा एरिया है या जो राजधानी है हमारी, वो है हमारी कौन सी, वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो यार कौशाम्बी है, कौशाम्बी।
कौशाम्बी। और ये जो वत्स महाजनपद है इसका एरिया हमको प्रयागराज वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाता है। और फाइनली यार प्रयागराज में क्यों ना मिले, क्योंकि ये जो कौशाम्बी जो जिला बना है ये प्रयागराज से ही तोड़ करके एक नया जिला बनाया गया जो कौशाम्बी के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इसी कारणवश इस वत्स महाजनपद का जो एरिया या जो विस्तार माना जाता है वो प्रयागराज हमारे माना जाता है। एंड इसी में वत्स महाजनपद के बाद हम लोग बात करते हैं कुरु महाजनपद की। किसकी? कुरु महाजनपदा। कुरु महाजनपद, इसकी अगर बात करें तो यार ये जो कुरु वाला महाजनपद था ये जो कुरु वाला महाजनपद था इसमें यार क्या होता है कि कुरु महाजनपद का जो भी हमारा साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहां से होता है, तो वो हमारे होता है कहां से, कुरु महाजनपद का साक्ष्य यार हम लोगों ने नाम सुना होगा कुरुक्षेत्र का। यार महाभारत में हमको एक शब्द मिलता है या एक स्थान देखने के लिए मिलता है जिनको हम लोग कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये वही कुरु है। ये क्या है? ये वही कुरु है। इसका वर्णन भी हमको महाभारत में देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी जो राजधानी थी, कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ। और ये इंद्रप्रस्थ भी काफी फेमस था क्योंकि कुरुक्षेत्र जो था हमारा उसकी राजधानी उस समय यानी उस समय हस्तिनापुर जो आता था वो यार उसी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। हस्तिनापुर का नाम हम लोगों ने सुना होगा और महाभारत में तो जरूर सुना होगा। उसी हस्तिनापुर की राजधानी हमारी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि कुरु के नाम से जानते हैं। और इस कुरु की राजधानी भी इंद्रप्रस्थ थी। और इसको अगर मॉडर्न एज में बात करें तो दिल्ली वाला जो एरिया है हमारा वो कुरु महाजनपद का क्षेत्र था। दिल्ली वाला एरिया प्रेजेंट में जो दिल्ली का एरिया है वो कुरु वाले एरिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो दिल्ली का एरिया है इसको आज हम प्रेजेंट में दिल्ली बोलते हैं। वरना अगर हम बात करें महाभारत के समय की तो महाभारत के समय में इस दिल्ली को ही हस्तिनापुर के नाम से क्या करते थे? जाना जाता था। तो ये पॉइंट भी हमको क्या करना है? याद रखना है। अगर महाभारत वगैरह में इंटरेस्ट है या थोड़ी सी भी धर्म को जानने में जागरूकता है या जानने के इच्छुक हो तो एक बार महाभारत एपिसोड जरूर देखना, ठीक है। एंड इसी के पश्चात जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो आता है पांचाली महाजनपद। क्या आता है? पांचाली महाजनपदा। पांचाली महाजनपद। इस पांचाली महाजनपद में अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया और जो स्टेट था वो था हमारा अहिछत्र का नाम सुने होंगे। अहिछत्र, ये इसकी क्या थी? पांचाली की हमारे राजधानी थी। पांचाली महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। तो ये भी हमको क्या करना है? याद रखना है। एंड इसी में अगर और बात करें तो हमारा आता है एक क्या, पांचाली के बाद आता है सुरसेन। सुरसेन महाजनपदा। महाजनपदा, सुरसेन महाजनपद। इसका जो एरिया था या इसका जो विस्तार था या जो राजधानी थी हमारी वो थी मथुरा वाले क्षेत्र में। कहां पे? मथुरा। मथुरा का क्षेत्र अर्थात श्री कृष्ण की जो जन्म स्थली थी वही मथुरा का क्षेत्र हमारे क्या था? सुरसेन महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था। एंड इसी में अगर और बात करें
तो आता है हमारा चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपदा, चेदी महाजनपद। इस चेदी महाजनपद में भी यार काफी इंपॉर्टेंट ये भी था चेदी महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी या इसका जो एरिया था वो था हमारा शक्तिमती, शक्तिमती या सत्थिवती, सत्थिवती था। ये हमारे क्या थे, ये यार इनका हमको चेदी महाजनपद में क्या करना है, ये चेदी महाजनपद का एरिया था या विस्तार था हमारा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख क्या थे, मतलब चेदी महाजनपद, ये शक्तिमती या सत्तिवती, ये एरियाज वगैरह हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ यूपी से रिलेटेड जो भी हमारे महाजनपद थे उनके बारे में। यार ये किस स्थान में पाए गए और कौन कौन से स्थान थे, एंड इसी के पश्चात यार ये सारा सिस्टम हमको देखने के लिए मिल जाता है। इसी में हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जो कि मध्य प्रदेश वाले एरिया में हमको कौन सा महाजनपद देखने के लिए मिलता है।